कहीं ना कहीं लोग मेंटली मान ही लेते हैं कि शायद कैंसर ही हुआ होगा, बिकॉज दिस इज सो कॉमन। कुछ साल पहले तक या फिर 10-15 साल पहले तक एक गांव में अगर एक भी कैंसर पेशेंट होता था तो बाकी पूरे लोग डर जाते थे। कैंसर वॉज सो रेयर ओनली 15 years बैक। आज ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज इन इंडिया है। पूरी दुनिया में कैंसर के लिस्ट में इंडिया स्टैंड्स इन द थर्ड पोजीशन आफ्टर अमेरिकन चाइना। सो कैंसर एक खतरनाक डिजीज इसलिए है क्योंकि इसका रिकवरी, रिकवरी का मतलब अगर हम किसी बीमारी के बारे में बात करें, अगर किसी को कोई बीमारी हुई है और आपने उसका इलाज शुरू किया और उस इलाज के बाद वो बीमारी ठीक हो गई, तो हम इसको रिकवरी बोलते हैं। कैंसर का जो सर्वाइवल, जिनको हम बोलते हैं कैंसर सर्वाइवर, यानी कैंसर के इलाज के बाद अगर आप 5 साल तक जिए तो उसको कैंसर कहा जाता है, जिसके चांसेस बहुत कम है इंडिया में। सो कैंसर से मुक्त होना या फिर कैंसर से वापस नॉर्मल हेल्थ पे आना ये बहुत चैलेंजिंग है आज के टाइम में भी। कैंसर सिर्फ एक इंसान की बीमारी नहीं है। कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, उसका जो ट्रीटमेंट कोर्स है, इसका जो थेरेपी है बहुत एक्सपेंसिव है और टाइम टेकिंग है। 1-2 साल तक इसका इलाज चलते रहता है और डॉक्टर्स कहते हैं आपको हर 2-3-4 महीने में आना पड़ेगा। आप कीमोथेरापी लो, रेडिएशन लो, सर्जरी करें, ये बहुत एक्सपेंसिव है। आपको इंडिया के हर शहर में कैंसर हॉस्पिटल्स मिलेंगे, और जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है उसके साथ भी बड़े बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं। असम में 6-7 मेडिकल कॉलेज हैं। सारे कॉलेजेस के साथ गवर्नमेंट ऑफ असम और टाटा मेमोरियल ने बहुत बड़े बड़े सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर हॉस्पिटल बना के रखे हैं, जहाँ पे रोजाना हजारों की तादाद में लोग आते हैं। सो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम इट्स ऑलमोस्ट लाइक लिविंग ऑन ए लाइफस्टाइल डिजीज बॉम्ब एंड लिविंग ऑन ए एपिसेंटर ऑफ कैंसर। अब सबको शायद ये भी पता होगा कि कैंसर नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा होती है। सो ये सिर्फ एक इंसान की बीमारी नहीं, एक घर का है, एक परिवार का है। और उस घर की खुशियाँ, उनकी अ, सुकून, उनकी हैप्पीनेस, उनका पैसा, सब कुछ खत्म हो जाता है। कैंसर में हम इन एंड अंकों के बारे में बात करेंगे, बट बिफोर दैट थोड़ा सा कैंसर के बारे में जानना होगा, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में नहीं जानेंगे, जब तक आपको पूरा पता नहीं चलेगा कैंसर क्या है, कैसे होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, शरीर में क्या बदलाव आते हैं, तब तक हम शायद इस डिजीज को प्रिवेंट ना कर पाए। कैंसर के बारे में कहा जाता है प्रिवेंशन इज द क्योर। बहुत बार आपने देखा होगा किसी के कैंसर हुआ था किसी एक ऑर्गन में, हमने उसको ऑपरेशन कर दिया, उस ऑर्गन को हटा दिया, बट कुछ महीनों बाद, सालों बाद दूसरे ऑर्गन में कैंसर दिखता है। एक बहुत ही अलग तरीके के मैकेनिज्म से बॉडी में फैलती है या बढ़ती है। कैंसर सेल्स होते हैं। ये फोटो में आप देखोगे जो ग्रीन वाला लेफ्ट साइड में, ये नॉर्मल सेल है, अच्छा दिखता है, सुंदर है, उसका शेप भी रेगुलर है। राइट साइड का जो सेल है जो इरेगुलर है, वो कैंसर सेल है। अंदर में जो काला काला पार्ट है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। सो नॉर्मल सेल का जो न्यूक्लियस है वो रेगुलर है, एक ही होता है। कैंसर सेल के न्यूक्लियस मल्टीपल हो सकते हैं, उसका शेप एंड साइज सही नहीं है, यानी कैंसर सेल नॉर्मल सेल के मुकाबले बहुत अलग दिखता है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, राइट साइड में जो फोटो है। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब है कोई बीमारी कैसे होती है उसके बारे में समझना। अब कैंसर को समझने से पहले थोड़ा सा सेल के बारे में जानना होगा। हमारे शरीर में 60 से करीब करीब 60 से 70 लाख करोड़ सेल्स हैं। बालों में, नाखून में, हमारे स्किन में, आंखों में, हार्ट में, लंग्स, लिवर, किडनी में, हड्डियों में, इंटेस्टाइन में, ब्रेन में, हर जगह में हमारे सेल्स हैं। ये सारे सेल्स जिंदा रहते हैं और अपने जैसे दूसरे सेल्स बनाते हैं। और जो सेल्स अपने जैसे दूसरा सेल बनाता है उसके पास एक खास जानकारी होती है और वो उसके डीएनए में होता है। उस डीएनए की जानकारी का इस्तेमाल करके वो अपने लिए दूसरा सेल बनाता है। अब डीएनए के पास जानकारी होती है कि मुझे अपने जैसे एक दूसरा सेल बनाना है। और सेल का मतलब है उस सेल के अंदर में बहुत सारे दूसरे चीजें है। सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, उसका उसके अंदर में गोल्गी बॉडीज है, उसके अंदर में प्रोटीन होंगे, उसके अंदर में राइबोसोम्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो इस एक सेल के अंदर में जो भी चीजें होती हैं उन सबको बनाने का जानकारी भी उस सेल में होता है। उसके साथ साथ उस डीएनए के पास ये भी जानकारी होती है कि इंसान किस तरह बड़ा होके कैसा दिखेगा, ये इसके बाल कैसे होंगे, आंखें कैसे होगा,
यानी एक सेल के डीएनए के पास सैकड़ों जानकारी है, करोड़ों जानकारियां हैं, जिस जानकारी के बदौलत बॉडी बनती है। अब ये जानकारी बहुत ही प्रोटेक्टेड होती है। सेल के अंदर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्रोमेटिन, उस क्रोमेटिन बनता है ये जो फोटो देख रहे हो डीएनए के हेलिक्स, इससे बनता है। ये जानकारी को छेड़ा जा सकता है, इस जानकारी को बदला जा सकता है, इस जानकारी के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। उसी को ही जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहा जाता है। आप अपने घरों में, अपने खेतों में, एग्रीकल्चर में जितने भी साग सब्जी देखते हो जो साइज में बड़ा है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। हमने उनके डीएनए में बदलाव कर दिए हैं। जैसे आप देखोगे पहले टमाटर कम लगते थे, अभी ज्यादा लगते हैं, तो उसको डीएनए में हमने छेड़छाड़ की और उसकी पुरानी जानकारी को मिटा दिया, नया जानकारी डाल दिया कि आपकी डीएनए, आप ज्यादा फल लगाओगे। तो इसको बोलते हैं म्यूटेशन या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन। साइंटिस्ट लेबोरेटरी में जानबूझ के इसकी मॉडिफिकेशन करती है उस ऑर्गेनिज्म को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन कुछ और भी कारनामे होती है जिसके कारण हमारे डीएनए में नेचुरल मॉडिफिकेशन होती है। जैसे एक्स रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। आप कंप्यूटर, जो हॉस्पिटल में रेडियोथेरेपी होती है उसके बाहर में डेंजर का साइन लगा होता है। तो बहुत सारे केमिकल्स है, टॉक्सिन्स है जो आपकी डीएनए को बदल सकता है। एग्जाम्पल मान लेते, कोई स्मोक करता है, स्मोकिंग के कारण उसके डीएनए में कुछ बदलाव आ गए। कुछ बदलाव के कारण वो सेल अच्छे सेल से बुरा सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होती है। तो जो हमारे सेल्स हैं, सेल के जो डीएनए हैं, उस डीएनए में हमारे बॉडी की सारी जानकारी है, उसको हम जेनेटिक फैक्टर कहते हैं। सो वो बदलने से कैंसर हो सकता है। हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स होती है जो बॉडी को ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसकी मेंटेनेंस पे मदद करती है। हॉर्मोन्स में अगर बदलाव हो जाए तब भी ये हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर, तो जेनेटिक फैक्टर, हार्मोनल चेंजेस, एनवायरमेंटल फैक्टर से आपके डीएनए में बदलाव होती है, जिसके कारण वो डीएनए एक खराब सेल को जन्म देने में जानकारी देता है, जिससे एक हार्मफुल और कैंसर सेल बन सकता है। ये सबसे बड़ा कॉमन रीजन है। जेनेटिक फैक्टर्स आसानी से बदल जाता है, पोल्यूशन से, रेडिएशन से, टॉक्सिन से, हार्मोनल चेंजेस से और एनवायरमेंटल फैक्टर से। प्लास्टिक इज ऑल्सो कॉज। आज के टाइम में प्लास्टिक का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं। ज्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल से हमारे बॉडी में हार्मोन की चेंजेस होती हैं और जेनेटिक चेंजेस होती हैं। अब राइट साइड में एक छोटा सा फोटो है, ये ब्रेस्ट कैंसर का मैकेनिज्म है। ये जो डीएनए में बदलाव हुआ, डीएनए में बदलाव होने के कारण सेल के अंदर में दो तीन बहुत खतरनाक बदलाव आते हैं। पहला बदलाव ये है कि हर सेल के पास एक कैपेसिटी होती है। वो कैपेसिटी ये है कि वो कैंसर को पैदा नहीं होने देगा। अब मान लो दो सेल हैं, मेरे लेफ्ट हैंड का सेल और राइट हैंड का सेल। जो मेरा लेफ्ट हैंड का सेल है, इसके पास जानकारी है कि ये नॉर्मल तरीके से ग्रो होगा, अपने जैसा बहुत सारे अच्छे सेल्स बनाएंगे और 100 दिन में मर जाएगा। ये दूसरा जो सेल है, इसके पास ये जानकारी नहीं है। इसके पास जानकारी ये है, बहुत ज्यादा खाना खाओ, बहुत सारा अपने जैसे सेल बनाओ और मरो नहीं, और आसपास के एरिया में तबाही मचाओ। ये जो दूसरा सेल है, ये कैंसर सेल है। हर इंसान के शरीर में कैंसर सेल्स होता है। अब इन कैंसर सेल को मारने के लिए हमारे बॉडी में एक नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो कैंसर सेल को मार देते हैं। अब नॉर्मल सेल भी कभी कभी कैंसर सेल में बदल जाते हैं, बहुत सारे कारणों से। अब बॉडी के पास ये मैकेनिज्म भी है कि जो कैंसर सेल पैदा होने का मैकेनिज्म है, तो रोकने का कैपेसिटी भी हमारे सेल में होता है। तो जब बॉडी में जेनेटिक चेंजेस होती हैं तो कैंसर सेल को रोकने का, उसको मारने का, डीएनए में बदलाव करने का बॉडी का कैपेसिटी कम हो जाती है और जाके कैंसर सेल बनती है। अब मान लो डीएनए में बदलाव हुआ, एक कैंसर सेल बना, वो एक कैंसर सेल अपने जैसे बहुत सारे कैंसर सेल बनेंगे और वो जाके ट्यूमर बनेगा और बाद में जाके वो ब्रेस्ट कैंसर हो गया। ये एक मैकेनिज्म जिसको आप समझ सकते हो, बहुत सिंपल है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो बीच में जो आप सेल्स देख रहे हो मिडिल में, ये बहुत सारा सेल्स है, इसको आप कैंसर सेल्स कह सकते हैं। कैंसर सेल, जैसे हम राक्षस राक्षस के बारे में बोलते हैं ना, ये बहुत खाना खाता है और इसका काम है खाना खाओ।
कैंसर सेल राक्षस जैसा ही है, इसको बहुत भोजन चाहिए, बहुत खाना चाहिए। अब मान लो बॉडी के किसी एक हिस्से में कैंसर सेल्स फॉर्म हो गए, जमा हो गया कैंसर सेल। अब कैंसर सेल बनने का जो पहला स्टेप है वो थोड़ा सा बताऊंगा आपको। एकदम से कैंसर सेल नहीं बनेगी। एक हेल्दी सेल है, अच्छा सेल है, उस अच्छे सेल में डीएनए में कुछ बदल गया, एनवायरमेंटल फैक्टर, हार्मोन फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, पोल्यूशन, एसेट्रा, टॉक्सिन से उस अच्छा सेल का डीएनए में कुछ बदल गया। अब वो अच्छा सेल धीरे धीरे खराब होने लगी और अपने जैसे खराब सेल बनाने लगी। ये सारी चीज एक जगह में बंद रहेगा, जमा रहेगा एक छोटा सा पॉकेट के अंदर, उसको बोलते हैं ट्यूमर। ट्यूमर अभी दो तरह का भी हो सकता है, एक ऐसा ट्यूमर जो कैंसर में बदल नहीं जाएगा, और एक ऐसा ट्यूमर जो कैंसर में बदल सकता है। अब ये जो ट्यूमर है, मान लेते हैं इसके अंदर में कैंसर वाले सेल है, ये धीरे धीरे उस जगह में बढ़ेगा और फिर उसको ब्लास्ट करके, बर्स्ट करके वहां से बाहर आएगा और वो कैंसर सेल आसपास में फैलने लगेगा। तो जहां में भी कैंसर सेल्स इस तरह से जमा होता है, वो बहुत तेजी से ग्रो होती है। यानी नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, कि कैंसर सेल का ग्रोथ में कोई कंट्रोल नहीं है, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के लिप्स में कैंसर होते हैं और लिप्स इतना बड़ा हो जाता है। हाँ, आपने देखा होगा बहुत सारे इंटेस्टाइन से ट्यूमर निकलता है 1 किलो 2 किलो का। तो कैंसर सेल बहुत तेजी से फैलता है, और क्योंकि इसको बहुत सारा खाना चाहिए और बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए, तो उस एरिया में आसपास में ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है। अब देखोगे जब भी कोई कैंसर की स्कैनिंग होती है, उसमें वस्कुलर सप्लाई कहा जाता है, उसमें वस्कुलर एक्टिविटी यानी ब्लड सप्लाई तेजी से बढ़ती है, उससे पता लग सकता है कि जिस एरिया में बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड फ्लो हो रहा है वो कैंसर बन सकता है। कैंसर को रोकने के लिए हमारे पास इम्यून सिस्टम में एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। जब कैंसर फैलने लगती है, तो कैंसर सेल को खत्म करने के लिए बॉडी का जो नॉर्मल किलर सेल्स होता है, उससे ज्यादा अगर हो जाएगा कैंसर सेल, तो किलर सेल कुछ नहीं कर सकता, यानी इम्यून सिस्टम पे भी ये हमला करता है। ये मरता नहीं है, अनकंट्रोल ग्रोथ है, और ये लॉन्ग टाइम में डीएनए में बदलने से बदलने से बदलने से बढ़ता है। ये कैंसर के हॉलमार्क्स है, यानी क्या क्या होता है इससे आप समझ सकते हो। बहुत बार आप लोगों का सवाल आता है कि इस वाले कैंसर में क्या दवाई दे, उस वाले कैंसर में क्या दवाई दे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैंसर कैसा कैसा होता है, कितने तरीके का कैंसर है, कहाँ कहाँ पे होता है, और पता कैसे लगा कि कौन सा कैंसर में कौन सा प्रोडक्ट देना है। सबसे पहला आसान तरीका, कैंसर को आप दो कैटेगरी में भाग कर सकते हो। एक है सॉलिड कैंसर, एक है लिक्विड कैंसर। सॉलिड कैंसर का मतलब है सॉलिड टिश्यूज पे होती है, स्किन पे हो गया, लंग्स पे हो गया, किडनी पे हो गया, एक्सेट्रा। लिक्विड कैंसर जो लिम्फ्स पे होते हैं, हमारे जैसे ब्लड होते हैं बॉडी में, एक और इस तरह का लिक्विड सिस्टम होता है, उसको लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। तो अगर लिम्फ पे कैंसर हो तो उसको लिक्विड कैंसर कहेंगे, ब्लड में कैंसर हो उसको भी लिक्विड कैंसर कहा जाता है। अब जो इसका जो मेडिकल क्लासिफिकेशन है टिश्यूज के हिसाब से, उसको समझते हैं। किसी भी ऑर्गन का, ऑर्गन मतलब हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम है, किसी भी सिस्टम के जो सरफेस में, जैसे हमारे बॉडी का जो कवरिंग हो स्किन है, आउटर लाइन स्किन है, किसी भी ऑर्गन के अगर स्किन पे कैंसर होती है उसको कार्सिनोमा कहा जाता है। जैसे टंग के ऊपर में हो गया, आपके गाल के अंदर वाले लेयर में होगा, वो भी उस ऑर्गन का कवरिंग है। इंटेस्टाइन के अंदर में हो गया, वो भी कवरिंग है। हमारा जो फूड पाइप है, हमारा जो विंड पाइप है, उसके अंदर में हो गया, वो भी कवरिंग है, आउटर सेल। तो किसी भी ऑर्गन का जो स्किन है, कवरिंग है, उसमें अगर कैंसर होता है उसको कार्सिनोमा कहा जाता है। वहां पे एक खास तरह का सेल्स होते हैं एपिथेलियल, और हर कवरिंग में वही सेल होती है। तो उसके लिए किसी भी सरफेस में कैंसर होता है उसको कहा जाता है कार्सिनोमा। स्किन में हो सकती है, बॉडी कैविटीज में हो सकती है, ऑर्गन में हो सकती है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है। दूसरा कैंसर है सरकोमा, यानी ये हड्डियों में और सॉफ्ट टिश्यूज में होते हैं। बोन कैंसर हो, कार्टिलेज के कैंसर, उसको कहा जाता है सरकोमा। एक और कैंसर है जिसको कहा जाता है ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। या फिर जिन चीजों से ब्लड बनती है, बोन मेरो से जो भी सेल्स बनती हैं, उन ऑर्गन में या फिर बोन मेरो में हो तो उसको कहा जाता है ब्लड कैंसर। एक और कैंसर है जिसका कहा जाता है मायलोमा। ये ब्लड के सेल्स से बनती है। हमारे ब्लड में एक प्लाज्मा सेल होता है,
जहां से आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स बनते हैं। अगर उन सेल्स में कैंसर हो उसको कहा जाता है मायोलोमा। एक और कैंसर है जिसको कहा जाता है लिम्फोमा। जैसे मैंने कहा, हमारे आपने देखा होगा यहाँ पे दो टॉन्सिल के बॉल्स होते हैं। ये पूरे बॉडी में इस तरह के बहुत सारे नोड्यूल्स होते हैं, उसको कहा जाता है लिम्फेटिक नोड्स। जैसे हमारे ब्लड पूरे बॉडी में दौड़ती रहती है, और ब्लड का काम है आपको बॉडी के ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करना। इस पूरे प्रोसेस में हर टिश्यू के आसपास में थोड़ा सा लिक्विड, जैसे आप खाना खाते हो डाइनिंग पे पानी वानी गिर जाता है, किचन में पानी गिरता है, आप पानी को क्लीन करते हो, तो पूरे बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेट होता है, सेल्स न्यूट्रिशन को लेती है, वो इस प्रोडक्ट को रिलीज करती है, तो टिश्यूज के बाहर में कुछ ना कुछ फ्लूइड जमा हो जाता है। आप मान लो ड्रेनेज सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम है, एक्सेस फ्लूइड को बॉडी के फ्लूइडिक सिस्टम के साथ बैलेंस करता है, बाहर करता है या फिर मेंटेन करता है। तो कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, माइलोमा, लिम्फोमा, कैंसर कोई भी हो, आपने A1 A9 अंक को ही देना है। कैंसर के लिए एक बहुत बड़ी जो ट्रेजेडी है वो ये है कि बहुत बार लोगों को कैंसर के सिम्टम्स नहीं पता होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे शायद ये पहली बार सुन रहे हैं। और दुख की बात ये है, आपने भी सुना होगा कि भारत में कैंसर अक्सर सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज में डिटेक्ट होती है। इंडियन मेडिकल साइंस में और हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो लिविंग वे है, वो हम डॉक्टर के पास में बहुत लेट पहुंचते हैं। कुछ बीमारियों में लेट पहुंचने से आपको नुकसान नहीं होती, लेकिन कैंसर के मामले में, हार्ट डिजीज के मामले में इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। कैंसर इसलिए भी इंडिया में सबसे ज्यादा है या फिर डिटेक्ट नहीं होती, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होते कि कैंसर के सिम्टम्स क्या है। तो यहाँ पे मैं आप सबके साथ 12 सिम्टम्स बताने वाला हूँ। आप लोग प्लीज इसको एक बार नोट करें ताकि आपको याद भी रहे। मैं आसानी से शुरू करता हूँ। सबसे पहले, आपको लंबे टाइम तक खांसी रह सकती है, बुखार रह सकती है। लोग अक्सर मानते हैं, जैसे अभी मुझे कुछ टाइम से खांसी है, आई थिंक 15-20 डेज से। बहुत सारे लोग मानेंगे कि मौसम खराब हो गया, आइसक्रीम खा लिया। लोग ऐसे ही मानते हैं, लेकिन अगर ये 6 महीने तक रहे, अपना आइसक्रीम भी नहीं खाए, तब भी लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो लंबे टाइम से होने वाले खांसी, बुखार, ये कैंसर का साइन हो सकता है। बॉडी में कहीं ना कहीं सूजन है, वो भी कैंसर का साइन हो सकता है। आपके बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ऊंट हुआ, आपको चोट लगी, वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा है। स्किन में बदलाव, स्किन की कलर में चेंजेस आ सकती है। तिल होता है ना, हम लोग बोलते हैं तिल होते हैं, आपको दिखेगा सडनली बहुत सारे तिल आ गए, पैचेस आ गए, वो भी कैंसर के साइन हो सकते हैं। आपके इंटेस्टाइन में, डाइजेशन प्रोसेस में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगा बहुत लंबे टाइम से। आपको हमेशा एक थकावट, कमजोरी महसूस होगी। बहुत ज्यादा वजन कम होना, वजन कम हो जाएगा। बॉडी से कहीं से भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो सकती है। फीमेल्स को निपल डिस्चार्ज हो सकती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से डिस्चार्ज हो सकती है। आपकी टॉयलेट के हैबिट्स में बदलाव आ सकते हैं। आपकी आपकी ब्लीडिंग हो सकती है। आपकी बॉडी में अननेसेसरी या फिर अनएक्सप्लेन्ड पेन हो सकता है, आपको लगेगा इतने दिनों से पेन है। खाने पीने में, स्वेलिंग में, swallowing में आपको दिक्कत आ सकती है। सो लंबे टाइम से होने वाली बॉडी में सूजन, एक जख्म, एक घाव जो भर नहीं रहा है, स्किन में बदलाव, काफी टाइम से होने वाले खांसी, बुखार, आपके पेट में डिस्कम्फर्ट होना, लगातार आपको कमजोरी महसूस होना, बॉडी के किसी भी पार्ट से किसी भी तरह का डिस्चार्ज यानी कोई भी लिक्विड निकलना, आपकी टॉयलेट की टाइमिंग और हैबिट में बदलाव होना, वजन लगातार कम होते जाना, अननेसेसरी ब्लीडिंग होना, अनएक्सप्लेन नॉट अननेसेसरी, आपको पता नहीं ब्लीडिंग क्यों हो रही है, बॉडी में अनएक्सप्लेन पेन, आपको पता नहीं चोट लगा था लेकिन फिर भी पेन है, और खाना खाने को निगलने में दिक्कत होना। सो ये, इसमें से कोई भी सिम्टम ऐसा नहीं है जिसको आपको लगेगा कि ये कैंसर के सिम्टम्स हैं। तो लोगों को जब भी आप बात करते हैं, आप इसको जरूर एडुकेट करें। कैंसर के स्टेजेस के बारे में बात करते हैं, ये इतना खतरनाक क्यों है। ये जो फोटो है, आप मान लो ये फूड पाइप है। राइट साइड का जो नीचे वाला फोटो है, आप मान लो ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का अंदर का वॉल है, एपिथेलियल सेल्स है। एक सेल का डीएनए में बदलाव हो गया, और वो एक सेल अपने जैसे दूसरे खतरनाक सेल्स को बनाने लगे, वो स्टेज 0 है। एक जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे एक सेल पागल हो गया, उसका डीएनए में गड़बड़ हो गया, और नॉर्मल सेल के जैसे बिहेव नहीं कर रहा है, वो अननेसेसरी काम कर रहा है, उस वो देखने में भी बदल गया,
वो मर भी नहीं रहा है और अपने जैसे बहुत सारे सेल्स बनाना शुरू किया। तो एक जगह में एक छोटा सा नोडुल आपको दिखेगा, यह स्टेज 1। स्टेज 0 मान लेते हैं, जस्ट शुरू हुआ। उसके बाद आएगा स्टेज 1। एक छोटा सा मास वहां पे बनेगा, छोटा सा, इतना छोटा सा, और ये आसपास में नहीं फैलेगा, उधर ही बनना और बढ़ना। बनना, वो बन गया, वहां पे बढ़ना भी शुरू किया। इसको हम लोकलाइज्ड कैंसर बोल सकते हैं, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो ट्यूमर फॉर्म में है। स्टेज 2, ये अभी बड़ा होगा। इंटेस्टाइन में जहां से शुरू हुआ था वो अपने जगह से धीरे धीरे आसपास में फैलना शुरू हुआ। इसका साइज भी बड़ा होगा। अब अल्ट्रासोनोग्राफी में किसी टेस्ट में ये दिखेगा कि वहां पे कुछ है। और ये आसपास के दूसरे टिश्यूज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। स्टेज 3, ये अब साइज में बड़ा हो गया, और ये बड़ा होके एक ऑर्गन के, जैसे हम इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, इंटेस्टाइन के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच गया। मतलब उसी ऑर्गन में, पूरे पूरे ऑर्गन में फैल गया। अगर किडनी में है वो पूरे किडनी में फैल गया, अगर लंग्स में है पूरे लंग्स में फैल गया। लेकिन पूरे लंग्स में फैलने से पहले ही वो ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के संपर्क में आएगा, क्योंकि पूरे ऑर्गन में हर जगह में लिम्फेटिक कनेक्शन और ब्लड की पाइप्स होती हैं। तो उस ऑर्गन में फैल गया एक जगह से दूसरे जगह। चौथे स्टेज, इसको मेटास्टेसिस भी कहा जाता है, यानी वो ब्लड वेसल खून के नजदीक पहुंच गया और लिम्फेटिक सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम के पास पहुंच गया। अब ये सेल खून के माध्यम से, खून से और लिम्फेटिक सिस्टम से, इंटेस्टाइन से निकल के पूरे बॉडी में फैल जाएगी। यही स्टेज 4। यानी अगर आपका कैंसर थर्ड स्टेज में है तो हमें पता ये इंटेस्टाइन में है। अगर ये फोर्थ स्टेज में पहुंच गया, हमें नहीं पता ये कहाँ कहाँ फैल गया होगा। फोर्थ स्टेज का कैंसर आज आपको लंग्स में देखा, कल किडनी में दिखेगा, परसों पैंक्रियाज में दिखेगा, उसके बाद इंटेस्टाइन में दिखेगा, फिर ब्रेन में भी चला जाएगा, कहीं में भी जा सकता है, क्योंकि ये सेल तेजी से एक जगह से दूसरे जगह में फैल जाती है। इसीलिए कैंसर का प्रिवेंशन, इसके उपाय है। फोर्थ स्टेज में हम कुछ नहीं कर सकते। कैंसर के रिस्क फैक्टर्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्र के साथ कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। शराब के साथ, स्मोकिंग के साथ कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का खाना और पैक्ड फूड लेते तब भी इसका रिस्क बढ़ते हैं। फिजिकल एक्टिविटी अगर आपका कम है तब भी कैंसर के रिस्क बढ़ते हैं। एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, केमिकल टॉक्सिन्स, हार्मफुल रेडिएशंस, जो सीमेंट की फैक्ट्री में, एस्बेस्टोस की फैक्ट्री में, केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनको कैंसर होने का चांस ज्यादा है। जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री, कुछ बीमारियों में जैसे हेपेटाइटिस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, HIV, एड्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कोई भी इन्फेक्शन, कार्सिनोजेंस का मतलब वो सारी चीजें जो आपको कैंसर पैदा कर सकती है। कार्सिनोमा हमने कैंसर का फॉर्म पढ़ा था। सो कार्सिनोजेंस का मतलब वो सारी चीजें जो कैंसर पैदा कर सकती है, जैसे प्लास्टिक हो गया। और स्ट्रेस, पिछले 20 साल में बहुत कुछ बदला है कैंसर के मामले में। हमने स्कूल के बुक्स में पढ़े थे कि 90% कैंसर आर टोबैको कंज्यूमर्स। आज सिर्फ 30 to 32% टोबैको कंज्यूमर कंजम्पशन से कैंसर होती है। 35% कैंसर तो डाइट से हो रही है, यानी खाना खाने से ही कैंसर हो रहा है। बाकी कुछ परसेंटेज जैसे इन्फेक्शन से होती है, सेक्सुअल प्रैक्टिस से, अननोन है, अल्कोहल है, एक्सेट्रा। चीनी और मैदा कैंसर के दो बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। अब मान लो आपके बॉडी में कैंसर सेल्स हैं और ये राक्षस हैं, इसको खाना चाहिए। चीनी सबसे बेहतरीन खाना है कैंसर सेल के लिए, इसको बस ग्लूकोज चाहिए। ये बस खाना खाएगा और अपने जैसे सेल्स बनाएंगे, खाना खाएगा अपने जैसे सेल्स बनाएंगे, खाना खाएगा अपने जैसे सेल्स बनाएंगे, राक्षस। और चीनी उसका बिल्कुल प्योर फूड है। आपने जितना इसको चीनी दे दिया वो उतना खाएगा और बढ़ेगा। मैदा प्रोसेसिंग के दौरान, जैसे आपने गेहूं से आटा बनाया और उसमें से आपने फाइबर को निकाल दिया, येलो वाला पार्ट को हटा दिया, ये जो रिफाइनिंग प्रोसेस है इसमें बहुत सारा हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल होती है, जिसके कारण मैदा को आप कैंसर कॉजिंग एजेंट मान सकते हैं। और जब आपने इसने मैदा का कोई भी फ्राइज बनाए वो और ज्यादा खतरनाक हो गया। ये कुछ स्टेटिस्टिक्स है, मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान से सुने। ग्लोबोकैन, जो ग्लोबल कैंसर एजेंसी है, ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी, उनका कहना है कि करीब 2 करोड़ कैंसर हर साल डिटेक्ट होती है ग्लोबली।
पूरी दुनिया में, 2 करोड़। ये 2020 का आंकड़ा है। बाय नाउ इसमें 15-20% का इजाफा भी हुआ होगा। चाइना और अमेरिका के बाद इंडिया सबसे बड़ा देश है जहां पे सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका में, उसके बाद चाइना में, सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद अमेरिका में, उसके बाद इंडिया में। एक और स्टडी कहती है कि दुनिया का हर 11 नंबर का जो कैंसर पेशेंट है वो इंडियन है। ग्लोबोकैन ने यह भी कहा कि इंडिया में कैंसर 2020 में जहां पे 2 करोड़ था, 20 लाख था, जहां पे 2020 में अभी 20 लाख नहीं हुआ है, थोड़ा सा कम है। ये 2040 तक 20 लाख में पहुंचने वाली थी। ये 2020 के आसपास का डाटा कह रहा हूं मैं। 2020 में हमने बोला कि 2040 तक ये 20 लाख न्यू केसेस एवरी ईयर में पहुंच जाएंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के टाइम में हम ऑलमोस्ट 20 लाख के पास पहुंचने वाले हैं। द ग्रोथ वॉज प्रेडिक्टेड 57%, यानी हर साल 57% कैंसर केसेस में बढ़ावा है। लेकिन बाय नाउ ये उससे भी ज्यादा हो गया। हर साल ये 2022 के हिसाब से हर साल 14 लाख केसेस आते हैं। और इसका जो परसेंटेज ऑफ हैपनिंग है, 1 लाख लोगों में करीब 100 लोगों को हो रही है। दिस नंबर इज ए डेंजरस नंबर। 1 लाख में 100 लोगों को हो रहा है और ये नंबर लगातार बढ़ रही है। हर 9 में से एक इंसान को अपने लाइफ टाइम में कैंसर होने का खतरा रहता है। यानी अगर हम लोग कहीं पे बैठे जहाँ पे 10 लोग हैं, उनमें से एक इंसान को कैंसर होना ही होना है। अब 10% मान लो, 100 में से 10 लोगों को अपने लाइफ टाइम में कैंसर होता ही है। लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा कैंसर जो पुरुष और महिला में होती है। बच्चों में जन्म से लेकर 14 साल की उम्र तक बहुत सारे कैंसर्स होती है। सबसे ज्यादा ब्लड कैंसर होती है। हमने 4 साल 5 साल के बच्चों में कैंसर होते हुए देखा है। और करीब करीब 50-60 हजार बच्चों में कैंसर हर साल डिटेक्ट होती है। कैंसर 2020 के मुकाबले 25 तक ऑलमोस्ट 13% की दर से बढ़ने वाली है। कुछ और स्टेटिस्टिक्स हैं कि हर 8 मिनट में भारत में एक महिला की डेथ होती है सर्वाइकल कैंसर के कारण। हर 2 में से एक महिला को अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है, ऑलमोस्ट 50%। हर रोज हमारे देश में 2500 लोगों की डेथ होती है टोबैको रिलेटेड डिजीज से, उसमें से ज्यादातर कैंसर होती है। हमारे देश में हर 5 में से एक इंसान की डेथ स्मोकिंग से होती है। और हर 20 में से एक इंसान की डेथ जो होती है स्मोकिंग से, वो फीमेल्स की होती है। 2010 में स्मोकिंग और कैंसर से होने वाली डेथ की संख्या थी 9,30,000। जो लंग कैंसर, लिप कैंसर, ऑरल कैंसर आप कह सकते हैं। इस वक्त भारत में करीब 25 लाख लोग हैं जो कैंसर से जी रहे हैं। इसका मतलब है, हमने कहा था थोड़ी देर पहले, हर साल अगर 14 लाख केसेस आते हैं तो अब मान लो 4 साल में या 5 साल में 70 लाख लोगों को कैंसर होना चाहिए था। लेकिन इस वक्त सिर्फ 25 लाख लोगों को कैंसर, यानी बाकी 55 लैक्स हैव डाइड। 40 to 50 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है। सो कैंसर सर्वाइवल, यानी आप कैंसर के साथ 5 साल अगर जीवित हैं ट्रीटमेंट के साथ, तो आप कैंसर सर्वाइवल है, ये नंबर भारत में बहुत कम है। ज्यादातर लोगों की डेथ होती है। हर साल हमारे देश में 7 से ज्यादा नए कैंसर केसेस आते हैं। और फीमेल्स के ब्रेस्ट कैंसर के साथ अगर आप उसको जोड़ो तो इट्स मोर देन ऑलमोस्ट 10 लैक्स। कैंसर रिलेटेड डेथ हमारे देश में हर साल 5,56,000 है। इसमें से 71% की जो डेथ है वो 30 to 69 की एज ग्रुप में है, और 2 लाख मेल में है, ऑलमोस्ट 1,95,000 फीमेल में है। पुरुषों में सबसे ज्यादा ऑरल कैंसर, लिप कैंसर, लंग कैंसर, स्टोमक कैंसर और कोलोरेक्टम कैंसर होता है, और फेरिंग्स की होती है। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, कोलोरेक्टम कैंसर, ओवरी कैंसर और लिप और ओरल कैविटी का कैंसर होती है। बच्चों में सबसे ज्यादा कैंसर होते हैं ब्रेन कैंसर एंड लिकोमिया। स्मोकिंग का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है कैंसर के साथ। एक सिगरेट में या फिर टोबैको में 7,000 केमिकल्स होते हैं, उसमें से 300 केमिकल ऐसे होते हैं जो बहुत डेंजरस है, जो कैंसर कर सकती है। आर्सेनिक और क्रोमियम ऐसे दो हार्मफुल केमिकल है जो स्मोकिंग में पाई जाती हैं। ये कैंसर, ब्रेन और आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकती है।
सो इसमें को आपको आपको दिखेगा, जो कैंसर का पैकेट आता है ना, उसमें एक बहुत डरावना फोटो लगा हुआ आता है, जो कैंसर से किसी का पूरा ओरल पार्ट डैमेज हो गया। सो स्मोकिंग इंडिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, जो ओरल कैंसर, लंग कैंसर को कंट्रीब्यूट करती है, और ये सबसे ज्यादा जेंट्स में होती है। कैंसर में डीएनए डैमेज होती है, क्रोमोसोम शॉर्ट हो जाती है, डीएनए में मॉडिफिकेशन होती है, और सेल मरना भूल जाता है। सेलुलर सेनेसेंस का मतलब है एक सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको समझ सकते हो। अब मान लो कोई भी सेल, हमारे बॉडी में एक सेल है जिसका 100 दिन जिंदा रहना है। अब 50 दिन तक उसने सही काम किया, 50 दिन के बाद उसका दिमाग खराब हो गया, यानी वो पागल हो गया। वो भूल गया कि उसको मरना है, वो भूल गया कि उसको अच्छे अच्छे प्रोटीन्स बनाना है, वो भूल गया कि उसको अपने जैसे दूसरे सेल्स बनाना है। कब भूलेगा? जब उसके डीएनए में कुछ चेंजेस आएंगे, और इस तरह के चेंजेस आते हैं कि वो कुछ भी नहीं करता, आपको कोई फायदा भी नहीं दे रहा, और वो मर भी नहीं रहा है। इसको बोलते सेलुलर सेनेसेंस। नहीं मरेगा, फायदा भी नहीं देगा, और धीरे धीरे फैलेगा, यानी आसपास के एरिया को नुकसान करेगा। तो ये सारे बदलाव कैंसर में होती है। अब इन तमाम प्रॉब्लम को नजर में रखते हमने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है A9 ओंको, और पिछले 2 सालों में इस प्रोडक्ट का फायदा हजारों लाखों लोगों को मिला है। A9 ओंको एक एंटी कैंसर एजेंट नहीं है। जो दवाई कैंसर में दी जाती है, ये A9 ओंको उसके जैसा काम नहीं करता। मैंने शुरू में कहा था, हर इंसान के शरीर में कैंसर सेल्स होते हैं। इस वक्त मेरे बॉडी में भी और आप सबके बॉडी में भी कैंसर सेल्स हैं, लेकिन हमारे पास कैंसर सेल्स को मारने का एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट भी है बॉडी के अंदर। हमारी इम्यून सिस्टम उन कैंसर सेल्स को लगातार मारती रहती है। लेकिन जिस दिन कैंसर की सेल्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी और किलर सेल्स की संख्या कम हो जाएगी, तो हम कैंसर सेल्स को मार के खत्म नहीं कर पाएंगे, और उसकी संख्या बढ़ने लगेगी। तो A9 ऑंको का पहला काम है कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी को बढ़ाती है कैंसर सेल्स को मारने में। इसको आप एंटी कैंसर ना बोले, बल्कि कैंसर फाइटिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। इसमें 3 चीजों को डाला गया है: जी कॉम्प्लेक्स, एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स जो नेचुरल है, और हर्बल ब्लेंड। इसमें आपको 3 मैकेनिज्म समझना है। पहला मैकेनिज्म है सेलुलर एक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज का मतलब है अगर ज्यादा है उसको नॉर्मल पे लेके आना, अगर कम है उसको भी नॉर्मल पे लेके आना। सेल्स की एक्टिविटी जब बढ़ेगी, वो एबनॉर्मल बिहेव करेगा, वो तेजी से फैलेगा, तेजी से रिप्रोड्यूस करेगा, उस वो फंक्शंस कम करेगा, जिसको हम सेलुलर सेनेसेंस कहते हैं। अगर सेल की एक्टिविटी कम हो जाएगा, वो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो सेल की एक्टिविटी को नॉर्मल पे लेके आती है, यानी सेल्स हेल्दी रहेंगे, वो कैंसर सेल में कन्वर्ट नहीं होगा। दूसरा काम जो A9 अंको करती है वो है इम्यूनोमॉड्यूलेटर। इम्यूनोमॉड्यूलेशन का मतलब है हमारा इम्यून सिस्टम भी कभी कभी पागल हो जाता है। जैसे आप आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम के पास जानकारी है कि शरीर में किस पे हमला करना है, किस पे हमला नहीं करना है। हमारे बॉडी में, बॉडी के खुद के सैकड़ों अलग अलग सेल से सिस्टम है, ये उन सेल्स पे हमला नहीं करता है। बॉडी में जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, फंगस आते हैं, कोई पैरासाइट आ गया, उस पे हमला करेगा, कोई टॉक्सिन्स आ गया उस पे हमला करेगा। लेकिन अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम खराब हो जाए और उसको समझ में ना आए किस पे हमला करना है, किस पे हमला नहीं करना है, तो वो बॉडी पे भी हमला करना शुरू करेगा। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, रिमेटिक हार्ट डिजीज, एक्जिमा एक्सेट्रा। एलर्जी भी उसी का ही एग्जाम्पल है। यानी आपका इम्यून सिस्टम आप पे हमला किया, ये बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गया, ये दुश्मन के साथ साथ आप पे भी हमला कर रहा है। ये ही रिमोटेड आर्थराइटिस है। इम्यून सिस्टम एक और गड़बड़ी होती है, ये बहुत ज्यादा स्लो हो गया, काम ही नहीं कर रहा है। आपके बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया घुस गए, ये तब भी कुछ भी नहीं कर रहा है। तो आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव भी हो सकता है, हाइपो एक्टिव भी हो सकता है। ये दोनों को बैलेंस करेगा। हाइपर, अगर हाइपर एक्टिव है, एलर्जी होंगी, ऑटोइम्यून डिजीज होगा, उसको भी नॉर्मल पे लेके आएगा। अगर हाइपो है, काम ही नहीं कर रहा है, तब भी नॉर्मल पे लेके आएगा। तो ये काम भी A9 ओंको करता है। इसीलिए कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में, जैसे एक्जिमा, सोरियासिस, एस्थमा,
रिमोटॉइड आर्थराइटिस, ऐसे केसेस में आपने सिर्फ A9 onco ही देना है। एलर्जी, स्किन रैशेस, और जब आप ऑटोइम्यून डिजीज में A9 onco दे रहे हैं तो एसबीटीसी ना दे, क्योंकि एसबीटीसी आपके इम्यून सिस्टम को फिर से हाइपर एक्टिव करेगा। ओनली A9 onco। तीसरा काम जो A9 onco करेगा, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, बॉडी में फ्री रेडिकल्स को मारने का काम करेगा, टॉक्सिन्स को मारने का काम करेगा। फ्री रेडिकल्स ही बॉडी में कैंसर पैदा करती है। इसमें तीन कैटेगरीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। पहला है गैनोडर्मा ग्रैप्सिड ग्रीन टी, इसीलिए जी 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 बोला जाता है, गैनोडर्मा ग्रैप्सिड ग्रीन टी। गैनोडर्मा ग्रैप्सिड ग्रीन टी हजारों सालों से यूज हो रही है। गैनोडर्मा मशरूम है, ग्रैप्सिड अंगूर में मिलती है, ग्रीन टी चाइना में हजारों साल पहले से लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ये तीनों का साइंटिफिकली प्रूवन है कि कैंसर एक्टिविटी को कम करता है, ट्यूमर को कम करता है, सेल में जो कैंसर फैलने का एक्टिविटी उसको भी रोकता है, हार्ट के फंक्शंस में मदद करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। ग्रेपसीड इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, ग्रीन टी इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। क्यूरकुमिन C3, लाइकोपिन, बायोपेरिन, ये तीनों एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स हैं, ऑर्गेनिक है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा, फ्री रेडिकल्स को भगाएगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। बेसिल, जिंजर, मैंगोस्टीन, ये तीन फ्लेवरिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी और बॉडी में डाइजेशन, इम्यून फंक्शन और स्किन हेल्थ को भी अच्छा रखने में मदद करती है। ये कुछ क्लिनिकल एविडेंसेस हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि एक मशरूम है गैनोडर्मा, इसमें को रोक कैंसर को बढ़ने से रोकता हुआ एक्टिविटी पाई गई है। ये सारे जर्नल की पब्लिकेशन है और क्लिनिकली प्रूवन है कि कैंसर के सेल्स को फैलने से रोका गया है, कैंसर को बढ़ने से रोका गया है, ट्यूमर को भी रोका जा सकता है। गैनोडर्मा लूसिडियम पॉलीसैकेराइड एक फॉर्म है गैनोडर्मा का, इसमें भी एंटी कैंसर एक्टिविटीज पाई गई हैं। ग्रेप सीड, जो अंगूर में सीड्स होते हैं, उस सीड्स का भी बहुत सारे एंटी कैंसर एक्टिविटी पाई गई है। ब्रेन में, बॉडी में, सेल्स में एंटी कैंसर एक्टिविटी बढ़ता हुआ देखा गया है। हार्मफुल केमिकल्स और टॉक्सिन्स को कम होता हुआ देखा गया है। ग्रीन टी कैटेचिन, जिसको GTC कहा जाता है, इनसे भी कैंसर एक्टिविटी को कम होता हुआ देखा गया है। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर है, वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है। तो जो भी ग्रीन टी पीते हैं, जैसे फिटनेस 1 कप ग्रीन टी मान सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करती है। लाइकोपिन जो टमाटर में होता है, इसमें भी एंटी ट्यूमर एक्टिविटीज देखा गया है। सो A9 onco एक, मैं मानता हूं कि जिनका भी लाइफस्टाइल ऐसा है, जो आप लेफ्ट साइड के फोटो में देखोगे, जो रिफाइंड चीजें ज्यादा लेते हैं, शुगर ज्यादा लेते हैं, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्राइड चीजें, स्मोकिंग, जिनका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, जो फैट फूड, जंक फूड, जिनका वजन ज्यादा है, जो स्ट्रेस में जीते हैं, ऐसे लोगों के लिए कैंसर बहुत आसानी से बॉडी में स्प्रेड होती है, कैंसर सेल बढ़ सकते हैं। तो इन आदतों को आप रोकें, और ऐसे लोग जरूर A9 onco लें। और साथ में कुछ हेल्दी हैबिट्स में हमने आपको बताएं, पानी ज्यादा पिए, अलग अलग तरह का साग सब्जी रेगुलर लें। कैंसर का जो सबसे अच्छा दोस्त है कैंसर सेल का, वो है शुगर और ऑक्सीजन। आप जितना ज्यादा सांस लोगे और जितना ज्यादा खाना खाओगे, कैंसर की सेल उतना ज्यादा फैलेगा। आप सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन खाना खाना बंद कर सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं। आप अगर किसी दिन 24 घंटा खाना नहीं खाया, आपके बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज बहुत कम हो गया है, तो कैंसर के सेल्स बिना ऑक्सीजन, बिना खाने का मर जाएगा। तो फास्टिंग इज वेरी इफेक्टिव एंटी कैंसर प्रैक्टिस। तो आप कोशिश करें रेगुलर, वीकली 1-2 दिन फास्टिंग करें, फिजिकल एक्टिविटी और गुड स्लीप। कुछ ऐसे फूड है जो कैंसर में मदद करती हैं, जैसे वेजिटेबल्स, गार्लिक, बेरीज, बेरीज बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। टोमेटो, नट्स, लाइकोपिन टोमेटोज में ही मिलते हैं। टर्मरिक, ये भी बहुत अच्छा एंटी कैंसर फूड है। कैलमेक डी, ओमेगा, टर्मरिक, एसबीटीसी, A9 onco, ये सपोर्टिव प्रोडक्ट है। ये सारे प्रोडक्ट्स आप A9 onco के साथ ले सकते हैं। A9 onco, एसबीटीसी, टर्मरिक यानी लकाडोंग, ओमेगा फैटी एसिड और कैलमेक डी। सो दिस इज ऑल अबाउट A9 onco एंड अदर सपोर्टिव प्रोडक्ट। जिनको कैंसर है या ट्यूमर है, वो दो दो करके दिन में 3 से 4 बार A9 onco के कैप्सूल ले सकते हैं। और प्रिवेंशन के लिए दो दो करके 1 बार या 2 बार हम डेली लाइफ में ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फ्रॉम अस। अगर किसी के पास कैंसर से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, आप लोग पूछ सकते हैं। एनी एनी क्वेश्चन?
कोई भी सवाल हो कैंसर से रिलेटेड, A9 अंकों से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर किसी के पास अगर टेस्टिमनी है आप वो भी शेयर कर सकते हैं। नीलिमा मैम, आपके पास कोई टेस्टिमनी है, सवाल है? ओके, और किसी का कोई सवाल है चैट बॉक्स में लिखते रहे तब तक। आप प्लीज, आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। और अगर किसी का टेस्टिमनी है, आप चैट बॉक्स में टेस्टिमनी लिखें, हम पहले टेस्टिमनी सुनेंगे ताकि आपको पता चले कि A9 को किस तरह से लोगों को हेल्प कर रही है कैंसर को कम करने में। कोई भी टेस्टिमनी है चैट बॉक्स में, सिर्फ टेस्टिमनी लिखा, अनूप जी ने लिखा है। अनूप जी, मैं रिकॉर्डिंग आपका टेस्टिमनी रिकॉर्ड करूंगा। आ, आपने पहले अपने बारे में बताना है, अपना परिचय देना है, आप कहाँ से वो बोलना है, फिर 2 मिनट में टेस्टिमनी शेयर करना है, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा उसके बाद। Recording in progress. जी, अनूप कुमार वर्मा जी बताएं। जी सर, मैं सर अनूप वर्मा लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। और इस्टोनिया वन में सर वर्क कर रहा हूँ फर्स्ट डे से। और बहुत ही अच्छा प्राउड फील हो रहा है कि इतने शानदार प्रोडक्ट हमारी बॉस्केट में विक्रांत सर के थ्रू मिले, जो कि न्यू इनोवेशन के साथ में है। अभी रिसेंटली हमें एक पेशेंट मिला जिसको गले में कैंसर हो गया था और घाव भी हो गया था, और वो लखनऊ से ट्रीटमेंट करा रहा था, PGI से। जबकि डॉक्टर्स का कहना था कि बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी एलोपैथ ट्रीटमेंट ले रहा था। लेकिन उस पेशेंट को थोड़ा सा जागरूकता थी और उसने ट्रीटमेंट के साथ में हमारा अपना ट्रीटमेंट लिया। हमने उसको सर A9 को, जो कि एक बॉक्स 10 दिन में यानी कि महीने में 3 बॉक्स के हिसाब से डोज दिया, और साथ में अपना लीवर कैप्सूल और लीवो1 सिरप ये दोनों चलाए। क्रिल1 चलाया, वीकनेस ज्यादा थी इसलिए हमने एवरीडे भी चलाया, और अपना SBTC जूस के साथ में अपना लोकोडन करकुमिन चलाया। मैंने उसका वीडियोस रिकॉर्ड करके भी डाला था, ग्रुप में भी डाला था और यूट्यूब पे भी डाला है। उस पर्सन को 15 दिन में एक अच्छा रिजल्ट आया, जबकि वो पेशेंट उठ नहीं पा रहा था, खाना भी नहीं खा पा रहा था, केवल लिक्विड के सहारे वो चल रहा था। वीकनेस बहुत ज्यादा थी, डाइजेशन सिस्टम बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुका था, और 16 दिन काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया। मैं दोबारा मिलने गया तो सेकंड वीडियो भी मैंने उनको रिकॉर्ड किया, और उसके बाद में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते 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 इतना अच्छा इंप्रूवमेंट आया कि आज के टाइम पर वो कोई भी एलोपैथ नहीं ले रहा है, सिर्फ अपने इस्टोनिया के प्रोडक्ट को रहे हैं। अब तो डोज बहुत कम हो चुकी है और लगभग टाइम जो हो चुका, 8 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, और रेगुलर वो अभी ट्रीटमेंट में चल रहा है। तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। इसी तरह से 2 रिजल्ट हमने और भी लिए हैं। एक ऐसा रिजल्ट था जिसमें डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था, एक महिला थी, वो फर्स्ट केस मेरा था। दूसरा वाला जो टेस्टिमनी कौन सा शहर का है? ये सर बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का है। ओके। वहां का एक गांव है, उस गांव की एक महिला थी, उनको भी PGI से रिटर्न हो चुके थे, और डॉक्टर ने बोला था कि मात्र 15 दिन ही महिला चल पाएगी, यानी कि 1 हफ्ते से 15 दिन का ही टाइम दिया था। वो महिला तो बिल्कुल कुछ भी नहीं ले पा रही थी, कोई लिक्विड भी नहीं ले पा रही थी, और बेड रेस्ट थी, और उसके अंदर मतलब सेंस भी तक नहीं रह गया था। वहां पर सिर्फ हमने ये कह के प्रोडक्ट दिया कि कोशिश कर सकते हैं और हो सकता चल जाए, तो उन्होंने एज ए ट्रायल पर प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, और वो महिला का भी रिजल्ट हमारा 22 दिन के बाद रिजल्ट आया, और वो महिला उठी और सारे काम उसने अपना करना चालू किया। आज वो बिल्कुल ठीक है सर, और उसको आज 1.5 साल हो चुका। 1 साल मैंने रेगुलर दिया, उसके बाद अब कोई ट्रीटमेंट चल नहीं रहा है, और वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है सर। तो बहुत ही मेरे का रिजल्ट आए हैं A9 आंकों से। वंडरफुल, थैंक यू अनूप जी, आपने बहुत अच्छा टेस्टिमनी शेयर किया, और मुझे लगता है आप सब भी इससे प्रभावित होंगे। और कहीं में भी आपको लगता है किसी को ट्यूमर है, कैंसर है, आप बोलना कि आप अपने ट्रीटमेंट के साथ ये प्रोडक्ट यूज करें। थैंक यू अनूप जी। थैंक यू सर। Recording stopped. कुछ क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, मैं कोशिश करूंगा। ओके, पहला क्वेश्चन श्रीदेवी जी का भी आपका टेस्टिमनी है, आपका टेस्टिमनी लेंगे मैम। उससे पहले 2-4 सवालों का जवाब दे देता हूँ। किसी ने पूछा कि डोज क्या होंगे। अगर किसी को कैंसर हो चुकी है, ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रही है, आप उनको कम से कम 2-2 कैप्सूल दिन में 3 बार दें या 4 बार दें। अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा है
जनरली कैंसर में वजन कम ही हो जाता है, बट इनिशियल स्टेज में अगर हाई वेट है तो आपने दो दो करके या फिर तीन तीन करके देना पड़ेगा। सो एनी डिटेक्टेड कैंसर और हाई वेट, दो से तीन तीन कैप्सूल दिन में 3 से 4 बार। किसी ने पूछा गले में कैंसर, किसी ने पूछा ब्रेस्ट कैंसर, तो बॉडी में कोई भी कैंसर आपने अभी हमने आसान कर लिया ना, या तो सॉलिड कैंसर या फिर लिक्विड कैंसर है। कार्सिनोमा हो, प्रोडक्ट, जैसे अगर किसी को लंग्स में कैंसर हुआ है तो हम उसको लंग्स फ्यूल देंगे। अगर किसी को लिवर में हुआ है हम लिवर 1 कैप्सूल देंगे A9 अंकों के साथ। किसी को ब्रेन में कैंसर हुआ है तो A9 अंकों के साथ हम ब्रेन 1 देंगे। किसी को हड्डियों में हुआ है A9 अंकों के साथ हम ऑर्थो 1 देंगे। तो पहला प्रोडक्ट हो गया A9 अंकों, दूसरा उस ऑर्गन से रिलेटेड प्रोडक्ट, तीसरा जरूरी प्रोडक्ट है ब्रेन 1। अक्सर कैंसर में लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन होती है, और आपकी बॉडी की अच्छी चीजों का बनना आपके ब्रेन के नॉर्मल स्टेट पे डिपेंड करता है। लोग जितना मेंटली स्ट्रांग होता है उनके बॉडी में उतना अच्छे हार्मोन्स बनते हैं, उतना अच्छे एंटीबॉडीज बनेंगे। सो ये 3 प्रोडक्ट सजेस्ट करें आप लोग। श्रीदेवी जी मैडम, आपने भी टेस्ट, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, मैं आपको स्पॉटलाइट में डालूंगा, आप अपना परिचय देके। Good afternoon, sir. I am Dr. Sridevi from Madurai, मैम Tamil Nadu. 1 मिनट, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा उसके बाद। Recording in progress. जी डॉक्टर श्रीदेवी प्लीज शेयर करें। Thank you, sir. Good afternoon. I am Dr. Sridevi from Madurai, Tamil Nadu. I am an Ayurvedic practitioner here. 6 months पहले सॉरी, जस्ट 1 मिनट। Recording stopped. मैम प्लीज अनम्यूट हो जाए, वोटिंग में चली गई थी, सॉरी। मैं दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा, प्लीज शेयर अगेन। Recording in progress. जी मैम। Good afternoon, sir. I am Good Dr. Sridevi from Madurai, Tamil Nadu. Actually, I am an Ayurvedic practitioner here. Before 6 months, I got a case regarding cancer, lung cancer. Actually, I only testified her and gave, she is suffering from lung cancer. She is in the age of 68. So they don't want to go for chemotherapy like that. They asked me what to do. Then I was new to this company. Just then I was joined here in Estonia. So I started with SBTC juice and A9 Anko. Then after some 15 days after, she was slightly improving and she said, अभी भूख लगता है, थोड़ा वजन भी अच्छा लग रहा है, इसलिए तो मैं उनकी एवरी डे और लिवर 1 सजेस्ट किया। After 6 months, I got a result CT scan. It seems to be there. Actually, there was a big mass in the lungs. The mass has reduced and she is feeling better now. But still the Wow. mass is there. But physically, she is doing well. Previously, she was bedridden. Now she is doing her work and she is wandering as normal. So I'm continuing with that medicines. She's doing fine now, sir. Thank you to Estonia. बहुत शानदार product है। A9 Anko, SBTC. Sometimes she will be feeling under depression. So I gave her Dabur Stress Calm. Now I have changed to Brain 1. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am, for this wonderful testimony. Recording stopped. एक सवाल आया, उन्होंने लिखा एसबीटीसी जूस दे सकते हैं क्या? एसबीटीसी जूस सिर्फ ऑटोइम्यून डिजीज में नहीं देना है, जैसे सोरियासिस, एक्जिमा, एस्थमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वहां में आपने सिर्फ A9 को देना है। हाउ टू यूज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जुबेर आलम जी ने लिखा 6 साल का बेटी है, ल्यूकीमिया है, उसको हम क्या दे सकते हैं? आप उनको A9 को दीजिए। अगर कैप्सूल निकल सकते, वेल एंड गुड। अगर नहीं निकल सकते, आप उसके A1 जूनियर में 15-20 कैप्सूल अच्छे से मिक्स करके आप उसको दे सकते हैं। और उसके साथ हो सके तो वीकली 1 या 2 सॉफ्ट जेल हेमोफोर्टिन का देना है।
इज्जत जी ने लिखे हैं, इन्होंने उनको किस किस को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं जिसको कैंसर है, ट्यूमर है, या फिर आपको रिस्क लगता है कि इनको कैंसर हो सकता है, आप उनको भी दे सकते हैं। नॉर्मल लोग भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये सेल को ऑप्टिमाइज करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करेगा, और आपके सेलुलर सेलुलर फंक्शंस को भी बेहतर करेगा। रेखा जी ने लिखा, आपने बताया एसबीटीसी जूस स्किन के अलावा बाकी कैंसर ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। मैंने कहा कि इन अंकों का इस्तेमाल ऑटो इम्यून डिजीज में आप दे सकते हो, यानी अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा हाइपर है तो आपके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होंगे, एस्थमा होगा, आर्थराइटिस होगा, रिमाटिज्म होगा, आपकी स्किन में रैशेस आएंगे। वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जहां पे आपकी इम्यून सिस्टम आपके बॉडी पे हमला करता है। ऐसे में एना को आपकी इम्यून सिस्टम को जो हाइपर एक्टिव था उसको नॉर्मल पे लेके आएगा। एसबीटीसी इसका उल्टा काम करता है, एसबीटीसी आपके इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग बनाएगा। सो ऑटो इम्यून डिजीज में एसबीटीसी नहीं देना है, सिर्फ एना को देना है। आई थिंक ज्यादातर सवालों का जवाब हमने दे दिया। बिमला जी ने लिखा, मेलिग्नेंट ट्यूमर हो तो जी, मेलिग्नेंट ट्यूमर ही कैंसर बनता है। आप बेनाइन में नहीं भी दोगे तो चलेगा, मेलिग्नेंसी में जरूर देना है। 50+ की उम्र है, प्रिया जी ने लिखा है, 7 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, रिमूव कर दिया, अभी ट्रीटमेंट चल रही है। कैंसर ऐसा है ना, जैसे फोर्थ स्टेज में अगर आपको मिला था, स्टेज में मिला, कभी भी फोर्थ स्टेज में पहुंच जाएगा। तो मुझे लगता है 5 साल तक आप लगातार उनको क्वार्टरली एक एक बॉटल लेना उनको जरूर देना है। लास्ट टेस्टिमनी हम लोग ले रहे हैं विनोद कुमार जी। प्लीज अपना वीडियो ऑन करें विनोद जी। विनोद जी, इफ यू कैन हियर मी, प्लीज पुट ऑन योर वीडियो। मैं आपको स्पॉटलाइट में ले रहा हूं और आपको मैं रिकॉर्डिंग रखूंगा, तब आपने अपना स्टोरी शेयर करना है। Recording in progress. जी विनोद जी, प्लीज बताएं। जी सर, मेरा नाम विनोद कुमार और मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव में एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर था, तो उन्हें 15 दिन के लिए ही डॉक्टर से टाइम दिए थे कि इनका लास्ट सिचुएशन है और इसका 15 दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो सर, एस्टोनिया के बारे में, कोई हमारे प्रोडक्ट के बारे में उस महिला तक इस बात को जानकारी रखी थी, तो वो हमारे पास आए और हमसे पूछे, तो मैंने सजेस्ट किया। तो सर, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि फर्स्ट कैप्सूल से उनको रिलीफ मिला और लगातार 6 महीने इस्तेमाल किया और बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा सर। तो वो धन्यवाद देना चाहते हैं विक्रांत सर को कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट हमारे बीच ला रहे हैं और रखे हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं सर, बहुत अच्छा टेस्टमनी है। और फर्स्ट कैप्सूल से उनको जो है रिलीफ मिला। जो जलन हो रही थी ब्रेस्ट में, जो काढ़ापन था, टाइट था, वो सारा बोला कि एकदम नॉर्मल हो चुका फर्स्ट कैप्सूल से उनको लेने के बाद। मैंने उनसे पूछा, जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने बहुत अच्छा टेस्टमनी बताई। तो थैंक यू सर। आप उनका कोर्स कुछ महीना और कंटिन्यू करना। थैंक यू सो मच विनोद जी फॉर शेयरिंग दिस टेस्टिमनी। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। एक और टेस्टिमनी, द लास्ट वन वी टेकिंग फ्रॉम प्रीति मैम। थैंक यू जी सो मैम। मच सर फॉर गिविंग मी चांस। मैं मुंबई से हूँ, प्रीति गाला। मेरे साथ एक फ्रेंड जुड़े थे, तो मुझे मिले, उनको चाहिए था। उनके पापा का ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था बायोप्सी करके, और बाद में बोले कि टाटा में जाओ, तो वो बोले दोबारा बायोप्सी करूंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे जीना नहीं है। तो उनको WBC बहुत हाई हो चुका था उनका ब्लड कैंसर की वजह से। उनका WBC हाई था, ब्लड उनका टेस्टिंग की वजह से हीमोग्लोबिन 9 था, बाद में 6 हो चुका और बाद में 4 पे आया था, ओ और उनका क्रिएटिन भी बढ़ चुका था। तो उन्होंने मेरे से मांगा, तो मैंने अपने डॉक्टर से टीम में बात की, तो उन्होंने बोला कि अभी मत दो करके। तो उनके बेटे ने 69 एज में पापा को बताया नहीं अभी तक कि आपको ब्लड कैंसर है, और उनको ट्रीटमेंट करते गए। और ट्रीटमेंट करने के बाद उनके पास पैसा बीवी के जेवर बेच के भी खत्म हो चुका। तो उन्होंने मेरे से बाद में पूछा, पापा को गांव में छोड़ के, और बाद में मेरे को बोला कि मैम मेरे पास रिक्शा के भी पैसे नहीं है, आप मेरे को दो। तो मैंने उनको A9 को SBTC जूस एंड हीमो14 दिया शुरू में, उनका बॉडी एब्जॉर्ब करे वैसे मैंने दिया। तो उन्होंने बोला हमने डॉक्टर का इंजेक्शन गोली सब बंद कर दिया, मैम आपका दो, मेरे को चाहिए। जो बंदा 69 एज में बेड से उठ नहीं पाते थे, चक्कर आता था,
मुंह में टेस्ट चला गया था। अपने प्रोडक्ट्स देने के बाद विद इन 7 डेज में वो खेतों में राउंड मार के आते हैं उनके पापा। वाह, क्या बात है। तो इतना बेहतरीन रिजल्ट है। तो अभी भी उनका कंटिन्यू, मैंने उनको ना अपना लिवोवन सिरप, कैलमेक डी, एवीबीटी, उनका फिर से प्लेटलेट उनका 14,000 हुआ था, तो मैंने उनको एवीबीटी वगैरह ऐसे प्रोडक्ट्स दिए। लेकिन अभी उनसे बात बीच में हुई तो बोले पापा की तबीयत बहुत अच्छी है, लेकिन अभी कंटिन्यू कर रहे हैं वो भी। तो अभी लास्ट मेरी बात नहीं हुई है, मैं कर रही हूँ। अभी गाँव पापा के पास गए, लेकिन बोलते हैं उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, पापा को अच्छा लगा है। उन्होंने और दूसरे एक बंदे को भी सजेस्ट किया है, वो मेरे से पूछे थे, तो उनको भी मैं अभी देने वाली हूँ सर। थैंक वेरी यू सो नाइस। मच विक्रांत सर को कि बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस टेस्टिमनी। और सर एक पूछना था मेरे को। Recording stopped. जी, उनको ब्लड कैंसर है दूसरे को, तो उनको ब्लड कैंसर में हम A9 उनको हीमोफोर्टिन और एसबीटीसी के साथ और क्या दे सकते हैं स्पेशली? अक्सर कैंसर पेशेंट को ना डिप्रेशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो ब्रेन वन सबको ओके नहीं देना। जिनको पता है कि ओके उसको कैंसर है वो बहुत डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और ऐसे में बॉडी रिकवर स्लो होती है, तो उनको ब्रेन वन हमेशा ऐड करना। ठीक है। ओके सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस वंडरफुल पार्टिसिपेशन। शाम को 8:30 बजे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।